बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट लेक्चर ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री फॉर सीएसएस। आज हम लोग जो ब्रिटिश हिस्ट्री सीएसएस के लिए है उसका फ़र्स्ट लेक्चर ग्लोरियस रेवोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन ब्रिटिश हिस्ट्री दैट हैड फेयर रीचिंग कंसिक्वेंसेस। अच्छा, ग्लोरियस रेवोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ था। बेसिकली जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि बैकग्राउंड में इसके क्या हुआ था। अच्छा, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के पीछे जो मेजर दो डेवलपमेंट्स थी, जो दो मेजर बातें थी, वो एक तो थी इनका रिलीजन यानी कि क्रिश्चियनिटी। यूरोप को रिलीजन ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है। और दूसरी बात जिस बेस पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था वो था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोनार्क एंड डेमोक्रेसी। अच्छा, जो डेमोक्रेसी पीपल विल को कहते हैं, यानी कि लोगों के जो कुछ जो राइट्स होते हैं वो लोगों के अपने हाथ में होते हैं, जो पावर्स होती हैं उसको हम लोग के किसका नाम देते हैं, डेमोक्रेसी का। और मोनार्की का मतलब उसमें जो किंग होता है, तमाम जो पावर्स होती हैं वो किंग के हाथ में होती हैं। मतलब किंग ही लॉज बनाता है, किंग ही उनको इम्प्लीमेंट करवाता है और वो अपनी मर्ज़ी से सारे चेंजेस वगैरह खुद ही उसमें करता है। ठीक है, तो ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ क्यों था, इसके पीछे मेजर रीज़न क्या था, वो ये किस बेस पे हुआ था। जैसा कि मैंने अभी पीछे बात की है ना कि यूरोप को रिलीजन ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, तो ये इसके पीछे एक तो रिलीजन का भी बहुत बड़ा रीज़न था कि रिलीजन की वजह से भी ये रेवोल्यूशन हुआ था। जैसा कि 1688 में ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, तब वहाँ पे इंग्लैंड की मोनार्की में जो किंग था, किंग जेम्स टू, वो था। और वो जो किंग जेम्स टू था, ये कौन था, ये एक कैथोलिक था। अच्छा, ये कैथोलिक था और मोस्टली जो पीपल थे वहाँ पे इंग्लैंड में वो प्रोटेस्टेंट थे। अच्छा, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट कब आता है कि जब जो किंग जेम्स टू था वो कैथोलिक था और वो बिलीव रखता था डिवाइन राइट ऑफ किंग पे। अच्छा, तब वहाँ पे जो किंग था, किंग जेम्स टू, वो कैथोलिक था और मोस्टली वहाँ पे जो डेमोक्रेसी थी, पीपल थे, वो लोग थे प्रोटेस्टेंट थे। और किंग जेम्स टू जो था वो बिलीव करता था डिवाइन राइट ऑफ किंग पे। ही डिडंट वांट टू गिव मैक्सिमम राइट टू पार्लियामेंट, मतलब सारे जो फैसला साजी का इख्तियार था, जो सारी पावर्स थी, वो किंग जेम्स टू के पास थी, लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था। इससे पहले हिस्ट्री में एक मुआहदा हुआ था मैग्ना कार्टा, जिसको मैग्ना कार्टा का नाम दिया जाता है। उसमें भी ये हुआ था कि जो कुछ पावर्स थी वो लोगों को दे दी गई थी और कुछ जो थी वो मोनार्क के पास थी, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन यहाँ पे जो किंग जेम्स टू है, ये डिवाइन राइट ऑफ किंग पे बात करता है, यानी कि ये कहता है कि सिर्फ किंग का राइट है कि वो सारी फैसला साजी का इख्तियार किंग के पास हो। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब किंग जेम्स टू के यहाँ बेटा पैदा होता है। क्योंकि पहले तो किंग जेम्स टू की दो बेटियाँ थी, क्वीन मैरी एंड क्वीन एन। तो यहाँ पे जब किंग जेम्स टू दूसरी शादी करता है, दूसरी शादी करने के बाद उसके यहाँ बेटा पैदा होता है,
तो तब लोगों ने समझा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो आगे बेटा है कैथलिक, वही जानशीन होगा, वही आगे आएगा। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे इसका, इससे पहले कि इसका बेटा आए, हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से निकाल देते हैं। तो तब यहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे जो पार्लियामेंट, मतलब ये तो पार्लियामेंट को राइट देना ही नहीं चाहता था ना, तो तब वहाँ पे जो दो पार्टीज़ थी, विग्स और टोरीज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिकॉल किया क्वीन मैरी एंड विलियम द ऑरेंज। तो क्वीन मैरी जो किंग जेम्स टू की बेटी थी, जो कि, और इसने शादी की थी विलियम द ऑरेंज से। ये दोनों प्रोटेस्टेंट थे, दे वाज प्रोटेस्टेंट। देन जेम्स टू डिफीटेड एंड देन, मतलब इन्होंने आके क्या किया कि जो जेम्स टू था उसको डिफीट किया, और उसके बाद जो किंग जेम्स टू था वो चला गया, वो भाग गया यहाँ से, वो फ्रांस चला गया। और इस तरह से क्वीन मैरी और विलियम द ऑरेंज की असेंशन होती है। Glorious Revolution leading to constitutional changes and the establishment of parliamentary authority. It resulted from religious tensions and political oppositions against King James II. तो यही एक ख़ास रीज़न थी, ख़ास वजह थी ग्लोरियस रेवोल्यूशन के पीछे। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट इसके कॉजेज़ देख लेते हैं, कॉजेज़ ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, कि इसके कॉजेज़ क्या थे ग्लोरियस रेवोल्यूशन के। इसका जो फर्स्ट कॉज था वो थी प्रोटेस्टेंट्स वर्सेस कैथोलिक टेंशन। फर्स्ट कॉज थी वो थी प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक टेंशन। The rise of Catholic fears due to King James II policies and belief created a crisis for the Protestant majority, leading to instability and opposition against his region. अच्छा, वही बात ना कि जो किंग जेम्स टू था वो खुद कैथलिक था, और उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो भी कैथोलिज्म को फेवर करती थी। English monarchy was predominantly Anglican, while a fear of Catholic influence grew to King James II. His Catholic policies favored Catholicism. तो वहाँ जो किंग जेम्स टू की पॉलिसीज़ बनाई हुई थी वो खुद कैथोलिक था, तो वो भी कैथोलिज्म को फेवर करती थी, यानी कि प्रोटेस्टेंट के हक़ में वो बेहतर नहीं थी, ये हम लोग कह सकते हैं कि वो प्रोटेस्टेंटिज्म को फेवर ही नहीं करती थी, ना उनके लिए कोई अच्छी जॉब्स थी, ना उनको कोई, मतलब एजुकेशन में या हेल्थ में उनको पीछे रखा जाता था। नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं पॉलिटिकल ओपोजिशन। द विग्स अलॉन्ग विद अदर ओपोजिशन फिगर defended parliamentary power and sought to limit royal authority, pushing for the protection of Protestant interest. अच्छा, जो पॉलिटिकल ओपोजिशन थी ये भी चाहती थी कि जो रॉयल अथॉरिटी है इसको कम किया जाए, यानी कि तब वहाँ पे जो दो पार्टीज़ थी, विग्स एंड टोरीज, ये भी चाहते थे कि इसको जो इसकी रॉयल अथॉरिटी है मोनार्क की, इसको ख़त्म किया जाए या इसको कम किया जाए, और जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट्री के हाथ में दी जाएं या पार्लियामेंट को दी जाएं, पार्लियामेंटेरियन को। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेशन क्राइसिस। द बर्थ ऑफ अ कैथोलिक हायर intensified anxieties over the future of Protestant monarchy, creating a sense of urgency among the political elite for intervention. अच्छा, जैसा कि पीछे हमने बात की कि किंग जेम्स टू ने जो दूसरी शादी की थी वहाँ पे उसके यहाँ कैथलिक बेटा पैदा हुआ था, तब लोगों में फियर पैदा हो गया था कि अब तो इसका बेटा ही आगे आएगा और कैथोलिज्म जो है ये चलता जाएगा, प्रोटेस्टेंटिज्म जो है ये ख़त्म हो जाएगा या पीछे रह जाएगा।
तो ये भी एक वजह थी कि लोग इसके अगेंस्ट खड़े हो गए थे और लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनविटेशन टू विलियम ऑफ ऑरेंज एंड क्वीन मैरी। क्वीन मैरी जो कि किंग जेम्स टू की बेटी थी। Key political figures known as the Immortal Seven sought the assistance of William, which set the stage for the revolution. यानी कि इमोर्टल सेवन तब वहाँ पे जो 7 मोस्ट पावरफुल लोग थे, इन्होंने इनवाइट किया था विलियम द ऑरेंज एंड क्वीन मैरी, जो कि दोनों प्रोटेस्टेंट थे, कि आप लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे निज़ाम संभालें, मोनार्क को संभालें और ये कैथोलिज़्म को ख़त्म हो जाना चाहिए या ये आगे नहीं मज़ीद चलना चाहिए। तो इसी वजह से क्वीन मैरी और जो विलियम द ऑरेंज प्रोटेस्टेंट थे, ये लोग इनको आगे लेके आना चाहते थे। अच्छा जी, तो आगे हम लोग इसका पॉइंट डिस्कस करते हैं, असेंशंस ऑफ विलियम एंड मैरी। अच्छा जी, अब हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं असेंशंस ऑफ विलियम एंड मैरी। अराइवल इन इंग्लैंड। William of Orange and his wife Mary entered England at the invitation of Parliament। जैसा कि हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट ने इनवाइट किया था विलियम द ऑरेंज एंड क्वीन मैरी को कि आप लोग यहाँ पे आएँ और मोनार्क को संभालें। सेकंड पॉइंट है हमारे पास पब्लिक सपोर्ट। द न्यू मोनार्की क्विकली गेन पॉपुलर सपोर्ट फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रोटेस्टेंट गवर्नेंस। तब वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे, जो कि किंग जेम्स टू के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उन्हें ज़ाहिर सी बात है खुशी हुई जब क्वीन मैरी और विलियम द ऑरेंज, जो कि दोनों प्रोटेस्टेंट थे, उन्होंने आके मोनार्क को संभाला। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास प्रोक्लेमेशन एज मोनार्क। William and Mary were declared joint monarch leading to a peaceful transition। यानी कि उन दोनों ने पीसफुल ट्रांजिशन के दोनों ने आराम से आके मोनार्क को संभाला और जो था किंग जेम्स टू, वो बिना फाइट किए बगैर किसी एहतजाज के वो खुद ही चला गया। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है पॉलिटिकल चेंजेस पोस्ट रेवोल्यूशन। Bill of Rights। The 1689 Bill of Rights laid down foundational principles safeguarding the rights of English citizens, limiting royal power and affirming parliamentary sovereignty। यानी कि तब वहाँ पे क्या हुआ कि 1689 में बिल ऑफ राइट्स पास हुआ, जिसमें क्या था कि इंग्लिश पार्लियामेंट इनेक्टेड द बिल ऑफ राइट्स, जो कि इंग्लिश सिटीज़न की जो लिबर्टीज़ थी, फ्रीडम थी, उनको क्या करता था, उनको यानी कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। बिल ऑफ राइट्स पास हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो रॉयल सॉवरेनिटी थी उसको कम किया गया, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी जो थी, पार्लियामेंट्री पावर थी, उसको थोड़ा ज़्यादा किया गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन इनिशिएटेड अ शिफ्ट टुवर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एस्टैब्लिशिंग द फ्रेमवर्क वेयर मोनार्कल पावर्स वर शेयर्ड विद पार्लियामेंट इन गवर्नेंस।
यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो मोनार्क था वो अपनी पावर शेयर करेगा पार्लियामेंट के साथ, यानी कि दोनों मिलके फैसला करेंगे। कोई भी ना तो अकेला मोनार्क में जो किंग बैठा था वो फैसला कर सकता है और ना ही पार्लियामेंट। तो इनके दरमियान जो पावर थी वो शेयर हो गई, बल्कि पार्लियामेंट के पास पावर थोड़ी ज़्यादा ही थी। The Glorious Revolution marked a shift toward a constitutional monarchy where the power of the monarch were limited by law and subject to parliamentary control. It established the principle of shared power between the monarch and parliament, ensuring greater accountability and the protection of individual rights. अच्छा, यहाँ पे आप लोग ना बल्कि वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। Parliamentary authority. The parliament emerged as the supreme governing body, gaining the authority to legislate and overriding royal decrees, thus reshaping the political landscapes. अच्छा, यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट के पास थी वो अथॉरिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई, मतलब वो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी के तौर पे सामने आई, उभरी। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड रिलीजियस फ्रीडम। अच्छा, इसका फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉलरेशन एक्ट। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में 1689 एंड 1690 में टॉलरेशन एक्ट भी पास हुआ था। The Toleration Act of 1689 and 1690 offered some protection to dissenting Protestant group, fostering a more tolerant religious environment, though Catholics remained excluded from these rights. अच्छा, जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि जो किंग जेम्स टू था कैथलिक, उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो सिर्फ कैथोलिज्म को फेवर करती थी, मतलब प्रोटेस्टेंटिज्म को वो फेवर नहीं करती थी। तो जब ये लोग सामने आए, प्रोटेस्टेंट की ये समझ लें हुकूमत आई, ये लोग सामने आए, तो इन्होंने वो काम नहीं किया जो किंग जेम्स टू ने किया था, कि उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो सिर्फ कैथोलिक के लोगों के हक में थी, प्रोटेस्टेंट लोगों को वो फेवर ही नहीं करती थी। तो इन्होंने सेम राइट रखे ना सबके लिए, कि आप चाहे कैथोलिक हो चाहे आप लोग प्रोटेस्टेंट हो। बल्कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किया कि आप बेशक किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप कैथोलिक हैं चाहे आप प्रोटेस्टेंट हैं, आप लोगों को सेम राइट्स मिलेंगे। मतलब पहले ऐसा होता था ना कि किंग जेम्स टू में जब वो था तो जो लोग कैथोलिक थे उनको जॉब्स ज़्यादा दी जाती थी मतलब उनके लिए अच्छी अच्छी जॉब्स थी ना, तो जो प्रोटेस्टेंट लोग थे इनको जॉब्स भी नहीं दी जाती थी। यानी कि अगर देखा जाए तो प्रोटेस्टेंट की तरफ से ये एक अच्छा स्टेप था। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, guaranteeing individual rights. The Bill of Rights ensured basic civil liberties, including rights to fair trial and freedom from
exclusive fines paying the way of our future human rights developed। यानी कि यहाँ पे लोगों को उनके इंडिविजुअल राइट की गारंटी दी गई। ठीक है, आप लोगों के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं ये सेफ रहेंगे। आप लोगों की जो फ्रीडम है, जो लिबर्टीज़ हैं, ये सब सेफ रहेगा। जो सबका मतलब फेयर ट्रायल्स होंगे, एहतसाब होगा। अगर कोई बुरा करेगा तो उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अच्छा, सोशल स्टेबिलिटी। द रिफॉर्म्स पोस्ट रेवोल्यूशन क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क इंश्योरिंग रिलीजियस एंड सिविल लिबर्टीज contributing to a more stable and inclusive society। मतलब यहाँ पे जो एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया था रिलीजियस और सिविल लिबर्टीज़ को लेके, वो एक अच्छा स्टेप साबित हुआ। लोग इससे मुतमईन थे। सोशल स्टेबिलिटी हुई यहाँ पे। अच्छा, तो अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट इसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मॉडल फॉर फ्यूचर रेवोल्यूशन। The principles established during the Glorious Revolution served as a guide for other movements, including the American and French Revolution, emphasizing limited government and individual rights। यहाँ पे जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन चूँकि सबसे पहले हुआ था, ये एक बेस फराहम करता है ना, जो बाद में जितने भी होने वाले रेवोल्यूशंस हैं उनको, के जो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, दुनिया में बाद में जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं, ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन उनको बेस फराहम करता है। सेकंड पॉइंट है इसका, पॉलिटिकल थॉट्स डेवलपमेंट। Influenced Enlightenment thinkers promoting ideas about governance, including liberties and the expectations citizens could have from their rulers। अच्छा, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उन्होंने गवर्नेंस पे, उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम्स पे बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप हुए। अगर देखा जाए तो हमारे सामने अगर जो लोग पॉलिटिकल साइंस जिनका सब्जेक्ट है सीएसएस का, तो उनके सामने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसा कि निकोलो मैकियावेली, उसने बहुत अच्छी बुक लिखी है। उसके बाद माओ ने भी लिखी हैं, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। मेरे पास रहता है वो है लेगेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। द एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्रिएटेड अ प्रेसिडेंट that inspired democratic governance in other nations, underscoring the revolution's profound historical। यहाँ पे कहने का मतलब है कि लेगेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बनी ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नतीजे में, उसने क्या किया, इंस्पायर्ड किया डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को बाकी दुनिया में भी, मतलब बाकी दुनिया में भी इसको बहुत ज़्यादा उभारा। अच्छा, वैसे हमारे पास आगे भी एक पॉइंट है जो कि क्वेश्चन भी आया हुआ है, वाई ग्लोरियस रेवोल्यूशन इज़ कॉल्ड ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो इन स्लाइड्स में नहीं है, वो मैं आपको दूसरी स्लाइड में शो करवाती हूँ। अच्छा जी, तो ये आ गया हमारे पास, वाई द ग्लोरियस रेवोल्यूशन इज़ कॉल्ड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पीछे सीएसएस के पेपर्स में कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन को ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है। तो इसकी जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पीसफुल ट्रांजिशन। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन इज़ रेफर्ड टू एज ग्लोरियस बिकॉज इट वाज लार्जली ब्लडलेस एंड मार्क्ड अ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर्स। The overthrow of King James II and the ascension of William and Mary occurred the minimal violence और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बनता है कि जो किंग जेम्स II था, उसने कोई
एहतजाज नहीं किया, कोई फ़ाइट नहीं की, वो बिना लड़े आराम से फ्रांस में भाग गया। और जो क्वीन मैरी और विलियम द ऑरेंज थे, उन्होंने आके आराम से नॉर्थ को संभाल लिया। मतलब कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ ना। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास limited resistance. Unlike many other revolutions characterized by widespread rebellions or civil wars, the Glorious Revolution faced relatively limited resistance. बहुत बहुत कम थी। जैसा कि पहले अगर कोई रेवोल्यूशन या कुछ भी होता है तो क्या होता है कि जो सिविल वॉर्स बहुत ज़्यादा हुई, रिबिलियंस बहुत ज़्यादा हुई। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो किंग जेम्स टू था, आराम से भाग के फ्रांस चला गया, उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। The revolution brought about significant political reforms that were seen as positive and progressive for their time. The establishment of a constitutional monarchy with the shared power between the monarch and parliament, as well as the enactment of the Bill of Rights, were considered significant achievement in terms of protesting individual liberties and affirming parliamentary authority. मतलब इसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हुई थी ना। ये जैसा कि टॉलरेशन एक्ट पास हुआ था, बिल ऑफ राइट्स पास हुआ था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी। तो इसी वजह से भी ये इसको सो ग्लोरियस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। बस पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन हैड अ स्ट्रॉन्ग रिलीजियस डायमेंशन विद कंसर्न अबाउट द preservation of Protestantism playing a central role. The revolution's success in ensuring Protestant succession and safeguarding the Anglican Church from perceived Catholic threats was viewed as a dream for Protestantism and religious freedom. यानी कि जैसा कि पीछे था कि जो प्रोटेस्टेंट थे उनको इतनी फ्रीडम भी नहीं थी, उनको कोई जॉब्स भी नहीं मिलती थी। प्रोटेस्टेंटिज्म के आने के बाद जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, उनकी जो लिबर्टीज़ थी, उनकी फ्रीडम थी, वो उनको सेफ लग रही थी ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है लिमिटेड सोशल डिसरप्शन। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन डिड नॉट लीड टू वाइड स्प्रेड सोशल upheaval or disruption. The transition of power primarily occurred within the existing political and social structures, and the revolution did not significantly alter the social order or cause significant economic turmoil. नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है पॉजिटिव हिस्टोरिकल लिगेसी। ओवर टाइम द ग्लोरियस रेवोल्यूशन गेन्ड अ पॉजिटिव हिस्टोरिकल रेपुटेशन। Long-term impact and its influence on subsequent political development. It established the foundation for a constitutional monarchy, parliamentary authority, and individual rights, making it an important milestone in the progress of democratic governance. यानी कि इसके हिस्ट्री पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट था ना कि जो मोनार्क था वो चेंज हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि पार्लियामेंट के पास पावर चली गई थी, इंडिविजुअल राइट्स सेव हो गए थे, लिबर्टीज़, फ्रीडम सब कुछ मिल गया था जो प्रोटेस्टेंट थे उनको। ये एक अच्छा कदम था डेमोक्रेसी की दुनिया में, क्योंकि लोग पावर चाहते थे, उनके पास इसका इख्तियार चला गया, फैसला साजी का इख्तियार चला गया। ये था हमारा आज का लेक्चर ग्लोरियस रेवोल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, और जिसका भी कोई क्वेश्चन हो वो आप लोग कमेंट सेशन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। आज के लिए हमारा फर्स्ट टॉपिक ही था ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। बाकी फिर भी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेशन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।